चलिए दोस्तों, फिर आज का शुरू करते हैं। अंतरराष्ट्रीय पार्ट का दूसरा यह वीडियो रहेगा। पहला आप सभी ने देख लिया होगा। पहले वीडियो में अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर के जहां जहां पर विदेशी यात्राएं की गई हमारे यहाँ के हेड ऑफ स्टेट के द्वारा या कोई दूसरे राष्ट्र का हेड ऑफ स्टेट हमारे यहाँ पर आता है बीते 1 वर्षों में, वो सारी न्यूज हमने कवर कर ली थी। आप सभी ने अच्छे से उसको कंप्लीट कर लिया होगा। आज यह दूसरा पार्ट, उसके आगे का मैगजीन का भाग कवर होगा। यहां पर देखो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले ये समझ लो। उससे पहले देखो, नॉर्मलाइजेशन वगैरह को लेकर के जो मेल आदि के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस वगैरह के माध्यम से जो भी आप मेल्स वगैरह स्पीड पोस्ट कर रहे हो, वो आज से लेकर कल तक सभी लोग भारी संख्या में कर दो, ताकि आयोग पर जो दबाव है वो दबाव बनाया जा सकता है। और एक ही तरीका बचा है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे, इसलिए यह एक हमारे पास एक टूल बचता है जिसके माध्यम से हम दबाव बना सकते हैं। तो कोशिश करो यार कि ज्यादा से ज्यादा आसपास जो भी आपके पोस्ट ऑफिस हो, पीडीएफ फॉर्म देखो ग्रुप पर आपको डाल दिया गया है, उस पीडीएफ फॉर्म को निकालना है और फिर आपको ज्यादा से ज्यादा स्पीड पोस्ट कर देना है आसपास जमा होकर के। जो नहीं कर पा रहे हैं, है ना, जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो कम से कम मेल आदि के माध्यम से किसी भी तरीके से इसमें हिस्सा जरूर बनो, ठीक है? नहीं तो आगे आपको पछतावा होगा जब नॉर्मलाइजेशन के बाद में डिजर्विंग कैंडिडेट्स को नुकसान होता है। और ये नुकसान पीछे कुछ भुक्तभोगी हैं जो मेंस के दौरान जब स्केलिंग जैसी व्यवस्था होती थी, तो स्केलिंग पर कोई भी बात स्पष्ट नहीं करता था आयोग, फिर वहां पर केवल रोना हो जाता था। तो ये चीजें शुरू हो उससे पहले ही खत्म कर दो यार, है ना? जो पता है हमें नुकसान पहुंचाएंगी, तो उस जहर को पहले ही निकाल दो। क्लियर? तो चलो फिर शुरू करें, साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहना है। तो आज देखते हैं हम दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में देखो, सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे जो इंडेक्सेस हैं। इस पार्ट में सबसे ज्यादा सूचकांकों को कवर किया गया है। सूचकांक को लेकर के पहले ये जानो कि क्वेश्चंस आयोग बनाता कैसे है। कोई भी इंडेक्स होता है, वहां से क्वेश्चन कैसे उठाता है। सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनने की जो जो हमने देखा, जो एनालिसिस किया, उसके बाद यह पाया कि सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इंडिया की रैंक को लेकर के पूछे जाते हैं। 99% अगर प्रश्न आए होंगे, वहां से देखो 90% आयोग ने इंडिया की रैंक पर ही क्वेश्चन बनाया हुआ है। चाहो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ और उन्हें खगाल कर देखो। दूसरा तरीका रहता है, जारी करता कौन रहता है भाई। इस इंडेक्स को जारी करने वाले का नाम पूछ दिया जाता है, भाई कौन है संस्थान या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे जारी करता है इंडेक्स को। तीसरा प्रश्न अगर बहुत रहता है तो किसने टॉप किया है ना। लास्ट बहुत रेयर पूछा गया है, लेकिन कभी कभी बन जाता है, तो वो भी हम देख लेंगे। तो बेसिकली घुमा फिरा करके इंडेक्स से क्वेश्चन कहां पर रहते हैं, एक तो यहां पर भारत की रैंक क्या रहती है, किसी भी सूचकांक में भारत की रैंक क्या रहेगी, दूसरा इसका जारी करता, और तीसरा टॉप कौन कर रहा है उसमें, और फिर लास्ट हम देख लेंगे। ठीक, हम क्या करेंगे यहां पर देखो, इंडेक्स को लेकर के बहुत कंफ्यूज रहते होंगे। कुछ मजेदार निमोनिक बनाएंगे, कुछ बहुत सारे ऐसे तरीके बनाएंगे जिससे इंडेक्स क्या हो, इंडेक्स वीडियो के साथ याद हो जाए। बहुत सारे इंडेक्स होंगे जो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो के साथ ही याद करा दिया जाए और उसकी टेंशन एकदम खत्म हो जाए, आपके लाइफ से एकदम एंड हो जानी चाहिए भाई। इंडेक्स को लेकर के जो भी टेंशन है यार याद नहीं होते हैं, है ना। जो रैंक्स वगैरह हैं, बहुत सारे टॉप कंट्रीज हैं, नहीं याद होते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ याद हो जाएंगी। कुछ दो चार चीजें जो छूटेंगी ना, वो रट डालना। दो चार चीजें तो रट सकते हो, बहुत ज्यादा अगर रट नहीं सकते हो तो अब समझते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे पहले इंडेक्स कौन सा आपका दिया हुआ है, वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो यहां इनोवेशन इंडेक्स की बात की गई है। इनोवेशन इंडेक्स को लेकर के डेटा क्या है आपके पास, इसका जारी करता पता करना है, टॉप किसने किया, भारत की रैंक क्या थी, यही सारी चीजें तो पता करनी है। देखो, ये जो जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो बोलते हैं जिसे। एक बात समझो, नवाचार जिसके पास इनोवेशन होगा, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चाहेगा कि नहीं चाहेगा। आपके पास कोई भी, मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड या कोई नवाचार आपके पास है, तो आप उस पर क्या चाहोगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चाहोगे। तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो जारी करता है, जारी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन याद रखना बहुत आसान है। अब बात करते हैं इसको टॉप किसने किया, तो स्विट्जरलैंड ने यहां पर टॉप किया है। लास्ट रैंक यहां पर अंगोला की आई है। भारत की रैंक क्या है यहां पर भाई, भारत की रैंक इस वर्ष है 39 और लास्ट वर्ष क्या थी, 40 थी। देखो, एक बात आप देखना जाकर के, एचडीआई जो इंडेक्स है ना, एचडीआई इंडेक्स पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या किया हुआ है, वर्तमान रैंक पूछी है, पिछले साल की रैंक पूछी है। तो एक ट्रेंड पूछने का क्वेश्चन यह भी है कि वर्तमान रैंक और पिछली बार की रैंक से सुधार हुआ है कि गिरावट हुई है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंडेक्स, उनकी हम पिछले वर्ष की और इस साल की दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे। अब आ जाओ, चलते हैं अपने वाले तरीके पर। फैंटास्टिक तरीका जो याद करने का है। कैसे, देखो आपको क्या लिखना है, नवाचार लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, ध्यान से सुनना, एकदम याद हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी। ऐसे निमोनिक्स कुछ मजेदार बनाते हुए चलोगे तो इंडेक्स से बोर भी नहीं होगे, है ना, और क्लास से भी बोर नहीं होगे। तो नवाचार लिखा और चार के आगे लगा दिया जीरो। क्या लगा दिया भाई, चार के आगे लगाया जीरो, इसको लिख दिया हमने नवाचार जीरो। ये रैंक क्या थी भाई, ये रैंक पिछले वर्ष रही थी, इस वर्ष क्या हुई है भाई, 40 से 39 हो गई है। अब इसकी रैंक तक जब पहुंचोगे ना, कभी भी आप इस पर, अब एक बात बताओ, अब क्या रैंक आप 170, 160
80 70 ऐसे कंफ्यूज नहीं होगे ना। जैसे याद आएगा कि नवाचार, और यहां पर बोला गया था 4 के आगे 0, यानी कि 2023 में हमारी 40 रैंक थी और इस वर्ष हमारी 39 रैंक है। क्लियर? तो नवाचार को लेकर के भारत की रैंक अब भूलोगे कभी नहीं, भूलोगे ना। क्या है इस वर्ष? 39 रैंक है। नवाचार में हमारी रैंक जो है बेहतर हुई है, थोड़ी सी एक रैंक का सुधार हुआ है इनोवेशन में। अब इनोवेशन में देखो आपका टॉप किसने किया है, तो याद रखना अगला जो इंडेक्स दिया हुआ है इसके साथ जोड़कर दोनों याद करेंगे। कैसे? देखो जिसके पास में इनोवेशन होगा, समझना बात को, किसके पास में होगा आप पूछोगे, बोले जिसके पास टैलेंट होगा। दोनों देखो याद हो जाएंगी, जिसके पास टैलेंट होगा उसी के पास इनोवेशन होगा, और दोनों में ही टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने किया है। ये ऐसे याद रखना, वो बड़े स्वीट से लोग होंगे, इसलिए जिसके पास टैलेंट होगा उसी के पास इनोवेशन करने की ताकत होगी सबसे ज्यादा। तो चाहे आप टैलेंट रैंकिंग में देख लो, चाहे आप इनोवेशन इंडेक्स में देख लो, किसने टॉप किया भाई? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। तो ज्यादातर 99% क्वेश्चन इन्हीं 3 पार्ट से हो जाएंगे। किसने टॉप किया है, भारत की क्या रैंक है, और जारी किसने किया है, और तीनों चीजें देखो याद हो गई। अब आते हैं दूसरा जो हमने जोड़कर याद किया है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। तो जारी करने वाला है आपका आईएमडी। ध्यान से समझना, यहां पर आईएमडी से रिलेटेड जो चीजें बताई जा रही बहुत गौर से देखो। आईएमडी के द्वारा एक तो आपका वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग हमने देखा, दूसरा आता है आपका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग। देखो ध्यान से सुनो क्यों बताया जा रहा है। यहां पर वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है। तो आईएमडी के साथ जोड़ के रखना जहां आपको रैंकिंग दिखे। क्यों भाई बताया जा रहा है यहां पर जारी करता आईएमडी, क्यों याद रखना है? क्योंकि ऐसा ही यहां पर एक इंडेक्स और होता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। यहाँ क्या है भाई? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, और ये है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। तो दोनों ही प्रतिस्पर्धात्मक हैं, सूचकांक है, और एक जगह पर रैंकिंग है, तो रैंकिंग वाला कहां पर रहेगा? आईएमडी। चाहे वह वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग हो, चाहे वह वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग हो, दोनों जारी कौन करता है? आईएमडी। क्लियर? और जो आपका ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रहेगा, ये जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये भी हम आगे देख लेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और कौन कौन से इंडेक्सेस हैं जो जारी किए जाते हैं। यहां जो दो नाम है, सिमिलर नेम है, कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए दोनों को एक साथ बता दिया। अब आते हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का हमने टॉप कंट्री देख लिया है कौन सा है। इसमें भारत की रैंकिंग बस आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो भारत की रैंकिंग जो है यहाँ पर 58 है। ठीक है, भारत की रैंक यहाँ पर क्या है? 58 है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में, ये याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगली न्यूज क्या है? विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर देखो रिपोर्ट आती है, और ये रिपोर्ट किसकी है? फोर्ब्स की रिपोर्ट है। क्लियर? ध्यान से समझना, फोर्ब्स की रिपोर्ट है, और ध्यान से वीडियो में देखो। फोर्ब्स की रिपोर्ट है, यहां फोर्ब्स के द्वारा जीडीपी के आधार पे भारत की बताया गया कि जो रैंक हो चुकी है वो 5वीं हो चुकी है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुका है भारत। ऐसे आप उंगली में समझो, मुट्ठी पे ये 5 उंगलियां होती हैं। अब 5 पर हम यहां पर भारत को गिन सकते हैं, यानी कि 5वें नंबर पे भारत आ चुका है। इसके साथ एक तरीका और याद रखने का है कि भारतीय सरकार, जो हमारी सरकार है, इसका उद्देश्य क्या है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने तो नहीं है, लेकिन हम 5वीं रैंक जरूर आ गई हमारी जीडीपी के मामले में। ऐसे हो गया याद। दूसरी बात यह है कि आखिर कितनी ट्रिलियन पहुंच चुकी है, कम से कम स्थिति तो पता होनी चाहिए। तो यहां डेटा जो होता है, डेटा को समझो। हम जो है 3.94 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुके हैं, लगभग 4 ट्रिलियन की हम बनने वाले हैं। टारगेट रखा था 2024 तक 5 ट्रिलियन, जिसको बढ़ाकर के अब सरकार ने 2027 कर दिया है। यह भी प्रश्न बनेगा, देखो यहां नहीं दिया हुआ है लेकिन समझो 2027 कर दिया गया है यहां पर कि अब हम 2027 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमारी जीडीपी है इसको हम प्राप्त कर लेंगे। अभी तक 24 था, लेकिन अब 24 में पॉसिबल नहीं है। 3 वर्ष सरकार ने और आगे बढ़ा दिया है। उसी की भांति यहां समझना है, ऊपर जो 4 देश हैं, एक यूएसए है, फिर चीन है, जर्मनी है और जापान है। जिसमें ध्यान से देखो जर्मनी और जापान, जिनकी बहुत ज्यादा ही आगे नहीं है। 4.52 ट्रिलियन डॉलर जो है जर्मनी की है और 4.11 ट्रिलियन डॉलर जापान की है, और उनकी ग्रोथ रेट भी देखो बहुत कम है, 0.2 है, 0.9। वही भारत की ग्रोथ रेट देखोगे 6.8। टॉप 5 में देख लो, सबसे बेहतरीन ग्रोथ रेट अगर किसी की दिखाई दे रही है तो किसकी है भाई? भारत की 6.8। बाकी कोई भी 5 के ऊपर नहीं है। क्लियर? तो डेटा को थोड़ा समझो अच्छे से, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन यहां से बनेगा गलत नहीं होगा। तो 10 बड़ी जो अर्थव्यवस्थाओं में से फोर्ब्स ने बताया कि भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी 2027 तक भारत प्राप्त कर लेगा, और वो दिन दूर नहीं जब भैया हम जर्मनी और जापान को छोड़ करके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ऊपर की जो यूएसए और चीन है ना, इनका आकार बहुत बड़ा है, इनको अभी पार करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। क्लियर? ये रिपोर्ट पूरी क्लियर हो गई फोर्ब्स के द्वारा जो रिपोर्ट आती है। अगली रिपोर्ट पर, अगले इंडेक्स पर बढ़ते हैं, तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है। गिविंग मतलब होता है दान करना। अब बोले दान करने के मामले में अगर किसी कंट्री ने टॉप किया है, और ये पहले जारी कौन करता है? गिविंग का मतलब ही क्या होता है? चैरिटी करना।
जो शब्द एक दूसरे से जोड़ करके देखो आप याद कर सकते हो। अब बोले गिविंग का मतलब होता है चैरिटी करना, तो जारी करने वाला जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन होगा, टफ तो है ही नहीं याद करना, है ना। कंफ्यूजन वहां होता है जहां WEF और वर्ल्ड बैंक ऐसे करके वो पूछता है जारीकर्ताओं में। ये जारीकर्ता पूछेगा बहुत इजीली आप कर लोगे। यहां पूछने वाली बात है कि ये टॉप किसने किया, कौन सबसे ज्यादा उदार है, जेनरस कंट्री है, सबसे ज्यादा गिविंग इंडेक्स में किसने टॉप किया है। तो यहां टॉप करने वाला देश है इंडोनेशिया। उसका कारण देखो, इंडोनेशिया की इस्लामिक कंट्री है। हमने साउथ ईस्ट एशियन के जो नेशन देखे थे, जब हमने आसियान कंट्री देखा था, वहां पर इंडोनेशिया के बारे में देखा था, है ना। आसियान का मुख्यालय कहां पर था, इसी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ही आसियान का मुख्यालय स्थित था। याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो बढ़िया से पढ़ो, पिछला वीडियो अच्छे से देखो, सब याद हो जाएगा। अब इंडोनेशिया यहां समझो कि गिविंग इंडेक्स में टॉप पर है। कारण है जो इस्लामिक स्टेट है, यहाँ की जो टीचिंग्स हैं, रियल मामले में देखो इस्लामिक जो टीचिंग्स होती हैं उसमें बहुत ज्यादा आपको दान पुण्य करना सिखाया जाता है। जैसे यहाँ एक जकात की बात की जाती है, जकात ऋण हिस्ट्री में पढ़ा होगा। जकात का मतलब होता है कि आप जो इनकम है आपकी, उस इनकम का आप ज्यादा से ज्यादा भाग क्या करो, दान कर दो। दान करोगे तो वो गरीबों आदि के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके वेलफेयर के लिए उस पैसे को लगाया जा सकता है। तो ये जकात जो है सर्वाधिक मात्रा में यहाँ इंडोनेशिया के लोगों के द्वारा दिया जाता है। बहुत सारे और भी रीजन है, देखो एक तो वो बहुत ज्यादा एक तरीके समझ लो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा ग्रोथ कर चुका है, आगे बढ़ चुका है, तो इस संदर्भ में भी चैरिटी बहुत अधिक करता है। तो इंडोनेशिया में मुख्य कारण यही होता है, जो वहां की इस्लामिक टीचिंग्स हैं वो बेहतर हैं लोगों के अंदर, तो वहां जकात आदि के माध्यम से वो धन को ज्यादा से ज्यादा डोनेट करते हैं। तो इस मामले में इंडोनेशिया की जो देखो रैंक है यहाँ पर, ये पहली है इसमें। क्लियर? अब भारत यहां पर क्या है, भारत भाई 26वीं रैंक है यहाँ पर, ध्यान से समझना, भारत गिविंग इंडेक्स में 26वें स्थान पर आता है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है भाई विश्व के 10 बड़ी कोयला खदानों के बारे में। आ जाओ भैया, कोयला से संबंधित न्यूज है, तो कोयला पर अगर कोई भी प्रश्न आपसे बनेगा तो गलत नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं गलत होना चाहिए? देखो कोल को लेकर के आप क्या क्या जानते हो। कोयले के मामले में अगर 4 प्रकार के कोयले होते हैं, कोई पूछे कितने प्रकार का, तो 4 प्रकार के। ए बी याद कराया था। ए बी मतलब, ए का मतलब क्या है, एंथ्रेसाइट कोयला। बी का मतलब क्या है, बिटुमिनस कोयला। भूगोल में कराया गया अच्छे से ज्योग्राफी वाली क्लास में, लेकिन चलो यहाँ रिवीजन हो जाता है साथ साथ, जब करंट के न्यूज से स्टैटिक वाला जोड़कर याद करो तो और मजा आता है पढ़ने में। तो एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला होता है। तीसरा कौन सा होता है भाई, तीसरा होता है लिग्नाइट कोयला। चौथा होता है भैया पीट कोयला। सबसे गंदा कोयला ये पीट कोयला, और सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट, यूएसए के क्षेत्र में पाया जाता है। और बिटुमिनस कोयला ये भारत के गोंडवाना जो लैंड है, यहाँ पर ये बिटुमिनस, यानी कि जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो राज्य है ना, उड़ीसा, यहाँ पर ये गोंडवाना लैंड है। अब बोले इस गोंडवाना लैंड में ही हमारे यहाँ पर ये बिटुमिनस कोयला पाया जाएगा। लिग्नाइट कहां पर भैया, तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। याद है सबकी, नहीं याद है? अब चलो ये हो गया कोयला के प्रकार हमने समझ लिए। अब कोयला प्रोडक्शन के मामले में पूछा जाए, वैश्विक स्तर पर भारत कहां एग्जिस्ट करता है, तो वैश्विक स्तर पर चीन के बाद में दूसरा स्थान रखता है भारत प्रोडक्शन के मामले में। अब बोले देखो चीन के बाद में भारत दूसरा स्थान रखता है प्रोडक्शन। अब भारत के अंदर कौन सा राज्य है जो प्रोडक्शन में और रिजर्व में? देखो कोयले के मामले में आपको बताना है, भारत में रिजर्व तो सबसे ज्यादा झारखंड के पास में है। किसके पास में है? झारखंड के पास में है। लेकिन प्रोडक्शन अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा कहां होता है, तो छत्तीसगढ़ में होता है, ये भी याद किया था। और छत्तीसगढ़ में भी प्लेस कौन सा है भाई, कोरबा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा जिला? कोरबा जिला। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन खूब आता है मिलाने के लिए। कोरबा में देखो माइंस हैं बहुत ज्यादा, करंट की जो न्यूज है ना यही से जुड़ी हुई है। कोरबा में भी अब पूछा जाएगा कि कोरबा में माइंस हैं, बड़ी बड़ी माइंस हैं। इस संदर्भ में ही उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ शीर्ष स्थान पर आता है। अब जब यहां पर जो रिपोर्ट आती है, ये रिपोर्ट माइंस को लेकर के है, कोयले की खदानों को लेकर के है। विश्व की 10 प्रमुख कोयले की खदानें पाई गई। जो डेटा आया, रिपोर्ट निकाली गई, वो किसके द्वारा रिपोर्ट आती है? वर्ल्ड एटलस .com, एक तो जारी करता वर्ल्ड एटलस .com के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें टॉप 5 जो आपकी कोल माइंस हैं, जो बड़ी बड़ी कोल माइंस हैं, उसमें से 2 भारतीय हैं। और जो 2 भारतीय हैं ना, वो दोनों कहां पर होंगे, है ना, पीछे जो समझाया गया, वो दोनों भारतीय कहां पर होंगी? दोनों भारतीय भैया मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा में। और जिसमें पहला स्थान ब्लैक थंडर माइन है। ब्लैक थंडर माइन कहां पर है? अमेरिका में है। दूसरा स्थान गेवरा है। देखो गेवरा जो खदान है भारत में है, कोरबा में स्थित है। और फिर एक माइन है आपकी भारत की, चौथा स्थान है कुसमुंडा। अब कुसमुंडा माइन भी कहां पर होगी? यह भी भारत में होगी। तो समझे, यहां पर दूसरा और चौथा स्थान है भारत की माइन का, और दोनों माइंस कहां पर है? छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। इतनी बड़ी बड़ी माइंस हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य जो है हमारा कोल प्रोडक्शन के मामले में शीर्ष स्थान पर रहता है। कोल रिजर्व के मामले में झारखंड शीर्ष स्थान पर रहता है। यही सारी चीजें समझाने के लिए ही पूरी स्टैटिक से जोड़कर कहानी बताई गई है। अब इजिली आपको याद हो गया होगा, न्यूज भी क्लियर हो गई होगी, कनेक्ट हो गई होगी। समझे? आगे बढ़े, अगली न्यूज क्या है भाई? हेरिटेज को लेकर के है। हेरिटेज हमने देखो घटनासार में भी की थी, वहां भी समझाया था कि टोटल हेरिटेज भारत की अब कितनी हो गई हैं? 43 हो चुकी हैं। यहां समझो भाई 43वीं हेरिटेज कौन सी बनी हुई है। 43वीं हेरिटेज जानने से पहले अभी तक भारत में कितनी हेरिटेज थी? अभी तक भारत में 42 हेरिटेज थी। क्लियर? कितनी हेरिटेज थी? 42, जिसमें से 34 आपकी कल्चरल से रिलेटेड थी,
और 7 आपकी नेचुरल थी, वहीं एक आपकी क्या थी भैया, एक आपकी मिक्स थी। कैसे, यहां समझो, सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भारत की धरोहरें हैं वो सारी की सारी आपकी कल्चरल वाली लिस्ट में डाली जाती हैं, जो नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, हाँ, जहां पर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है इनके निर्माण में, वो सारी की सारी इस नेचुरल वाली लिस्ट में डाली जाती हैं। ऐसी 7 हमारे पास हेरिटेज हैं। एक ऐसी है जो कल्चरल और आपका ये नेचुरल दोनों ही लक्षण रखती है, तो वो है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कहां पर मौजूद है, सिक्किम में मौजूद है। ये आपका मिक्स्ड में आता है। तो अभी तक की तो स्थिति ये रहती थी। फिर भैया भारत में ये समझो, जब ये कमीशन होता है, विश्व धरोहर कमेटी, सॉरी, जब भारत में विश्व धरोहर समिति, जो विश्व धरोहर की 46वां सत्र, 46th, याद रखना, ये भारत में हो रहा है। सेशन भी ये इंपॉर्टेंट हो गया, याद रखना। 46th जो सेशन है, जब ये भारत में होता है, तो यहां पर तय किया जाता है कि एक धरोहर, वो भी किस लिस्ट से, कल्चरल वाली लिस्ट में, एक धरोहर जो है भारत में कल्चरल लिस्ट में हम शामिल करेंगे। उसका नाम भैया क्या है, मोइद्दम नाम है इसका। और कहां से, ये असम के क्षेत्र से। बेसिकली है क्या, असम में जो अहोम साम्राज्य था, अहोम साम्राज्य का ही जो लोगों को दफन करने की जो विधि थी, जो टीला था, उसी टीले को ही जाना जाता था मोइद्दम के नाम से। इसे ही हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया है। क्लियर। तो 43वां जो हेरिटेज हमारा बना हुआ है, वो असम का मोइद्दम बना हुआ है। और ये 43वां जो वर्ल्ड हेरिटेज है, ये भारत का, इसके पहले 42 थे, अब 43 हो चुके हैं। महत्वपूर्ण हो गया ये जानना। दूसरा भैया, ये जो सेशन है 46th सेशन है, यहां गलती कराएगा अगर कराएगा। क्यों 46th जरूरी है याद करना, क्योंकि ये जो कमेटी है ये कहां पर बैठ रही है, भारत में ही। और पहली बार है ऐसा, जब भी ऐसा हो जाए ना कि भारत में है और पहली बार है, तो समझ जाना कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें याद रखना, हमने जब एनालिसिस किया तो यही चीजें सीखी है वहां से, ये जाने हैं कि क्या हमारे लिए जरूरी है याद करना। तो फर्स्ट टाइम है ये, और 46th सेशन है यूनेस्को का, भारत में हो रहा है, भारत मंडपम में यह सेशन होता है। यहीं पर तय किया जाता है भाई कि हम मोइद्दम को इसमें शामिल कर लेंगे। क्लियर। आगे बढ़े, आगे देखो, यही सारी चीजें दी हुई हैं कि 43वां हेरिटेज है। इसके पहले देखो आपका 2 हेरिटेज और हैं जो आपके असम क्षेत्र से आते हैं, मानस और काजीरंगा। बेसिकली देखा जाए कि दोनों के दोनों, ध्यान से देखो, दोनों के दोनों किसमें है, नेचुरल लिस्ट में है कि नहीं। मानस और काजीरंगा नेचुरल लिस्ट में है। पहला ऐसा मोइद्दम जो है आपका, ये जो पहला मोइद्दम है, ये मोइद्दम जो है कल्चरल से शामिल होने वाला पहला है। वहीं अगर पूछा जाए असम से, तो असम से ये तीसरा है। ठीक, समझ गए, असम से ये तीसरा है। और अगर पूछा जाए असम से कल्चरल श्रेणी में, कल्चरल लिस्ट में ये शामिल होने वाला पहला उसका हेरिटेज है असम का। टोटल भारत के 43 हो चुके हैं। इससे ज्यादा आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं इस न्यूज से। हाँ, और एक दो चीजें और क्या याद करने की जरूरत है कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, ये कब आया था, है ना, कब से रेटिफाई हुआ था। 72 में आता है, अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन जो रेटिफाई हुआ 1975 में हुआ। बेसिकली यहां से यूनेस्को के बारे में भी थोड़ा समझ लो। यूनेस्को जो है आपका 1975 में आता है, और जिसका मुख्यालय देखो पेरिस में होता है। क्लियर। देखो यूनेस्को आपका कब आता है, 1975 में आता है, और इसका मुख्यालय देखो पेरिस में होता है। एक सेकंड रुक जाना। चलो फिर देख लिया ना, यूनेस्को के द्वारा ही यहां पर 43 हेरिटेज हैं जो भारत से यहां पर शामिल कर लिए गए हैं। अब कोई आपसे पूछे कितने हो चुके हैं, भारत से 43 हो चुके हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि यहां पर भारत में जब ये सेशन हो रहा था 46, तो इसका लोगो क्या था। अब एक चीज यहां से जानने की कोशिश करना, कभी कभी बोलता है ना कि करंट से जोड़ करके स्टैटिक के क्वेश्चंस दिख जाते हैं। कैसे दिख सकते हैं, यहां समझो। इसके लोगो में जो है कर्नाटका के जो हम्पी के जो स्मारक समूह हैं, देखो हम्पी में जो मंदिर वगैरह हैं, ये शामिल किए गए थे इसके लोगो में। इसके लोगो में आप समझे। अब हम्पी से रिलेटेड हमें क्या हो गया, हमें न्यूज स्टैटिक निकालनी है। इतिहास के क्वेश्चन में देखो, हम्पी जो है किसकी कैपिटल होती थी, तो हम्पी जो है आपकी विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल हुआ करती थी, पता है सभी को। तो विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल हुआ करती थी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक पता होने चाहिए, हरिहर एंड बुक्का इसके संस्थापक थे। साथ ही यहाँ 4 वंशों को देखो जोड़कर देखा जाता है कि 4 वंशों ने शासन किया क्रमानुसार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इनके क्रम को लेकर के, यानी कि ये जो वंश हुए इनका क्रम क्या था। तो सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे मैं याद रखता हूं, संगम सतुआ याद रखो। क्या याद रखो, संगम सतुआ। तो संगम पहला हुआ संगम वंश, दूसरा सुलू हुआ, तीसरा तुलु हुआ, और चौथा आरिवेडु हुआ। ठीक, समझना। तो 4 जो वंश हुए ये विजयनगर साम्राज्य को ही रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से 4 हैं, संगम सतुआ याद रखना, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, आरिवेडु वंश। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्रम लगाने को आ जाता है। और हरिहर और बुक्का संस्थापक थे, इसलिए बताया चूंकि इस साम्राज्य की जो अंतिम हिंदू साम्राज्य था, अंतिम हिंदू वंश था, इसकी जो
राजधानी थी ये हम्पी थी, और इसी हम्पी के स्मारक समूह जो मंदिर हैं, जो इसके स्मारक हैं, इन्हें यहां पर लोगो बनाया गया है। जो 46th सेशन हुआ है यूनेस्को का जो हेरिटेज सेशन हुआ है 46th, इसका लोगो हम्पी को बनाया गया है। तो हम्पी से रिलेटेड जो यहां पर जानकारी है वो हमने स्टैटिक वाली कवर कर ली। दूसरा एक और है, जैसे जो यहां पर लोगों का प्रतीक चिन्ह रखा गया है ना, वो प्रतीक चिन्ह माना जाता है कि प्रतीक चिन्ह माना क्या जाता है, वो तैतरी उपनिषद से लिया गया है। बोले तैतरी उपनिषद से लिया गया है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि भाई तैतरी उपनिषद जो है किस वेद का हिस्सा है। देखो तैतरी उपनिषद जो है आपका यजुर्वेद का, जब हमने यजुर्वेद पढ़ा था तो वहां तैश बोला था, याद रखना है ना, युद्ध से संबंधित जो बातें होती हैं, और युद्ध में लोग तैश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो तैश तैतरी और शतपथ ये दोनों किसके उपनिषद हैं, बोले ये दोनों यजुर्वेद के हैं। ऐसे ही ऋग्वेद की बताया था, एक याद रखना, एक नंबर का वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, तो एक से आपका हो गया ऐतरेय और कौस्तुकी। ए का मतलब है ऐतरेय, का मतलब है कौस्तुकी, और दोनों देखो उपनिषद खूब एग्जाम में आते हैं। अब स्टैटिक में यार ये क्वेश्चन आ जाए तो ये मत बोलना कि ये कहां से आ गया एकदम से, तो एकदम से नहीं आएगा, ऐसे ही जोड़ करके कनेक्ट करके भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिर जब ये हेरिटेज को लेकर के इतना तो डेटा होना चाहिए कि अब हम, भारत जो है हमारा 6वां स्थान रखता है हेरिटेज के मामले में, 43 संख्या है। सर्वाधिक अगर कोई आपसे पूछ ले जानकारी के लिए कि सर्वाधिक हेरिटेज किस देश के हैं, तो इटली के सर्वाधिक हेरिटेज हैं आपके 60 हैं। उस देश से कितने हेरिटेज यूनेस्को की लिस्ट में है, 60 हेरिटेज हैं। ठीक, अब ये देखो वही लिस्ट दी हुई है, ये एक बार को देख लेना है ना, जो पूरे के पूरे ये 43 हैं, जिसमें से 35 आपके कल्चरल से हो चुके हैं, ये 7 यहां पर दिए हुए हैं जो नेचुरल से हैं, और वही एक मिक्स वाला है जो समझाया। अब ये आपको खुद ही देखना है। एक स्कीम जैसे परी स्कीम दी हुई है, परी योजना, साथ ही नाउरू दिया हुआ है। देखो रिपब्लिक ऑफ जो नाउरू है, ये समझो माइक्रोनेशिया का ही एक पार्ट है। ये विश्व धरोहर जो कन्वेंशन है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, इसका 196वां पक्षकार बना हुआ है लेटेस्ट, तो कभी पूछ दे, लेस इंपॉर्टेंस है, लेकिन चलो नाउरू, रिपब्लिक ऑफ नाउरू याद रखना, परी स्कीम याद रखना। ये भी देखो हेरिटेज को लेकर के पब्लिक ऑफ आर्ट को प्रमोट करते हुए जो स्कीम चलाई गई है यहाँ पर, वो है आपकी प्रोजेक्ट परी या परी परियोजना, पापा की परी वाला नहीं है ये। ठीक, अब अगली न्यूज क्या भैया, अगली न्यूज है एफएटीएफ को लेकर के, ये भी सब याद हो जाएगा यहीं पर, शांति से एकदम बिल्कुल शांत चित्त मुद्रा में बैठना है, वीडियो के साथ साथ सब कुछ याद करते हुए चलना है, और टेंशन फ्री हो जाना है आई दृष्टि को लेकर के। देखो समझो यहां पर, यहां बात की गई है एफएटीएफ की ग्रे सूची से बोला जा रहा है, इसमें शामिल कर लिया गया है 2 देश दिए हुए हैं, मोनाको और वेनेजुएला। अब इस न्यूज को समझने के लिए थोड़ा सा एफएटीएफ को समझते हैं, फिर उसी के फ्लो में ये सारे फैक्ट्स याद करेंगे। एफएटीएफ क्या होता है, एफएटीएफ होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोले तो ये देखता है, पता लगाता है कि कौन से देश में टेरर फंडिंग ज्यादा हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पैसे का यूज ज्यादा किया जा रहा है, तो वो देश अगर दिए जाने वाले पैसे का, जैसे कोई राष्ट्र यदि आईएमएफ ले लो या वर्ल्ड बैंक ले लो, उसे उधार देता है, अब उधार देने के बाद वो उस पैसे का यूज टेरर फंडिंग के लिए कर रहा है भैया, तो वो तो हानिकारक हो सकता है ना, वो देश गलत तरीके से पैसे का यूज कर सकता है। इसीलिए एफएटीएफ संस्थान क्या करेगा, ये एफएटीएफ उसको 3 तरीके की लिस्ट बना करके कंट्री को शामिल करेगा। 3 लिस्ट कौन सी होती हैं, एक होती है ब्लैक लिस्ट, एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ग्रीन लिस्ट या व्हाइट लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट कहां किसको डालेगा, ब्लैक लिस्ट में उसी को डालेगा जहां ये टेरर फंडिंग जैसी घटनाएं ज्यादा होती हैं। तो भैया जैसे ही ब्लैक लिस्ट में किसी को उठाकर डाल दिया अगर एफएटीएफ ने, समझ जाना उसको लोन लेने में लाले लग जाएंगे, उसको लोन नहीं देती है, ना आईएमएफ देती है, ना वर्ल्ड बैंक देती है, कोई देश भी नहीं देता है, अगर उसकी लिस्टिंग कहां पर, ब्लैक लिस्ट में कर दी गई। और यहां समझना ध्यान से, ब्लैक लिस्ट में भी यहां प्रभाव किसका दिखेगा, प्रभुत्व यहां पर अमेरिका का दिखता है। इसलिए ब्लैक लिस्ट में शामिल अगर वर्तमान देश देखा जाए तो ईरान नजर आ जाएगा, है ना, नॉर्थ कोरिया नजर आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, यहां यूएसए का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है ब्लैक लिस्टिंग में। उसके बाद बात करते हैं दूसरा भी है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में ऐसा होता है कि होता तो है लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं होता है, लोन मिल जाता है लेकिन इजीली नहीं मिलता है, आसानी से लोन नहीं दिया जाता है। तो ये जो न्यूज है ना इसी ग्रे लिस्ट को लेकर के है, ये कौन से देश हैं, और बेसिकली ये एफएटीएफ की बैठक जो होती है ना ये साल में 3 बार होती है। तो हमारे पास जो न्यूज है ना वो जून 2024 तक की न्यूज है, यानी कि इस वर्ष 2 बार जो बैठक हुई है उसमें से किसको किसको ग्रे लिस्ट में डाला गया है। क्वेश्चन हमसे क्या बनेगा, किसे ग्रे लिस्ट में, कौन से देश हैं जिसे ग्रे लिस्ट में डाला गया है, और कौन से देश हैं जिन्हें ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है, कौन इन कौन एग्जिट। क्लियर, तो ये क्वेश्चन हमसे बनेगा, यही पूरी न्यूज क्लियर की गई है। और ग्रीन लिस्ट में कौन होते हैं, ग्रीन लिस्ट वाले वो होते हैं जो एकदम अच्छे से लोन दिए गए पैसे का प्रयोग डेवलप, जो अपने यहाँ पर विकसित जो भी गतिविधियां होती हैं उनके लिए करते हैं, है ना, जो किसी तरीके की टेरर फंडिंग वगैरह या मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के लिए पैसे का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ग्रीन लिस्ट या व्हाइट लिस्ट में आते हैं। तो यही सारे देश हैं, वर्तमान समय में ऐसे 40 देश हैं एफएटीएफ की जो व्हाइट लिस्ट में है, और इन्हीं सबके द्वारा ही क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है, देखा जाता है, निगरानी रखी जाती है इन देशों पर। अब समझते हैं, न्यूज पर आते हैं, ये समझ में आ गया। अब न्यूज पर आते हैं तो भैया ग्रे लिस्ट में किसको किसको शामिल किया गया है, तो एक तो आपका मोनाको है, दूसरा
वेनेजुएला है, मोनाको है, ठीक है। ध्यान सुनना, अभी इसकी हम ट्रिक बनाएंगे, मजेदार एकदम निमोनिक बनाएंगे, जिससे हमें याद हो जाएगा कौन कौन भैया ग्रे लिस्ट में चला गया है। एक है आपका मोनाको, दूसरा है वेनेजुएला। इससे पहले कौन से दो शामिल हुए थे, यहीं पर देखो दिए हुए हैं, एक है केनिया और दूसरा है नामीबिया। तो हम 2024 के देखने जा रहे हैं, 2024 में वो कौन कौन से देश हैं जो कहां पर शामिल हो गए हैं भैया, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अब जानते हैं इसको याद कैसे करेंगे। देखो याद करने का बढ़िया तरीका है, बोले मोनाको, जो मोनाको बिस्किट खाया सभी ने, नहीं खाया है, मोनाको बिस्किट और जुए खेलते हुए, बोले यार वो मोनाको बिस्किट नहीं खाना है, ठीक है समझना, और जुए नहीं खेलना है। और बोले जुए खेल क्यों रहा है, अगर कोई पूछे यार इतने जुए क्यों खेल रहा है, बोले किसी कारण से। किस कारण से, बोले कन्या की वजह से किसी, और कन्या का नाम बताओ, है ना, कन्या का नाम तो बताओ भाई, कौन कन्या है उसका नाम बताओ जिसकी वजह से वो जुए खेल रहा है। क्लियर, तो मोनाको नहीं खाना, ये तो याद रखना है ऐसे ही। और बाकी जुए, और जुए से आपको याद रखना है जुए क्यों खेल रहा है, किसी कन्या की वजह से, और कन्या का नाम बताओ। तो ये हो गए सारे के सारे ग्रे लिस्ट में। इसीलिए भैया ये जो है चारों जो समूह है ना, ये बर्बाद हो चुके हैं, ग्रे लिस्ट में इनको डाल दिया गया है। मोनाको तो आपको पता ही है, जुए से वेनेजुएला, है ना, जुए हमने कहां से कोड उठाए, ये वेनेजुएला से, कन्या से केनिया हमने याद किया, और नाम से हमने याद किया नामीबिया को। क्या नाम भैया, नामीबिया। क्लियर, तो नामीबिया, चार हमने देखो ऐसा कोड बनाया और चारों देश याद कर लिए। ये चारों देश हैं जो आपके ग्रे लिस्ट में शामिल हुए हैं। अब ग्रे लिस्ट से बाहर कौन कौन हुए हैं ये समझो। ग्रे लिस्ट से बाहर वो हुए हैं, देखो पहला तो ग्रे लिस्ट से जो बाहर हुआ है वो है जमैका, ये भी इजीली याद कर लेंगे। और दूसरा है तुर्की, भैया तुर्की को भी बाहर कर दिया गया है। ये पता होगा ना कि तुर्की भी अभी तक किसमें था, ग्रे लिस्ट में था। इससे पहले पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में था, वो भी बाहर कर दिया गया। अब तुर्की भी बाहर हो चुका है। तो यहां समझो, जमैका को माइका से याद करो, है ना, तुर्की याद करो, और इसके पहले यूएई को। तो याद ऐसे रखो, यू माइका तुर्की, यू जमाइका। देखो जमाई और माइका, जमाइका को किससे पढ़ना है, जमाई और माइका पढ़ना है। बोले यू मतलब तुम, यू जमाई, माइका में जाते ही क्या होता है भैया, माइका में जाते ही कोई तर्क नहीं देना है, वहां कोई तुम्हारा तर्क नहीं चलेगा, ठीक है। कहां तर्क चलता है, ससुराल में चलता है, ठीक है, जमाइका। अब बोले देखो जमाइका, तर्क तुर्की हो गया, तर्क से याद हो गया तुर्की, और यू से हो गया आपका यूएई। तीनों देश याद हो गए। तीनों देश ऐसे हैं, अगर ज्यादा वहां जाकर के जमाइका ऐसे याद करो, यू मतलब तुम, जमाई, माइका, तुम जो जमाई हो, माइके में जाकर अगर तर्क दिए तो एग्जिट कर दिए जाओगे, निकाल दिए जाओगे। तो इसीलिए ये जो तीनों देशों का ग्रुप है, ये तीनों देशों का ग्रुप क्या है भैया, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से एग्जिट कर दिया गया है, बाहर कर लिया गया है, ठीक है, निकाल दिया गया है। तो ऐसे याद हो गया। अब हमें याद हो गया ग्रे लिस्ट में कौन कौन शामिल हुए हैं, मोनाको, जुए, केन्या और नामीबिया। और कौन कौन एग्जिट किया गया है, यानी कि निकल गया है, बच गया है, यू जमाइका, और तीसरा क्या है भैया, तुर्की। ठीक, तीनों आपके याद हो गए, यू मतलब यूएई। अब ये लिस्टिंग याद हो गई, बेसिकली आपको याद कराना था, नहीं तो रटते रहो फिर भाई, है ना। ऐसे क्या है ना कि मजेदार तरीके बना बना करके कि तो मजा भी आएगा, बोर भी नहीं होगे, बोर होने के साथ साथ जो फैक्ट्स हमें याद भी होते चले जाएंगे। अगली न्यूज भाई लिवेबिलिटी को लेकर के है, यानी कि रहने की स्थिति कहां पर बहुत अच्छी है ना, कहां पर जो शिक्षा, एजुकेशन, वहां का इंफ्रा, इसको लेकर के कहां पर व्यवस्था बहुत बेहतरीन है। जब हम ऑस्ट्रिया कर रहे थे वहां बताया था कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ये बहुत ही लिवेबल कंट्री है ना, लिवेबल मतलब सिटी है, बहुत रहने योग्य शहर है यह। और ऑस्ट्रिया की यही देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ईआईयू के द्वारा यह जो इंडेक्स है ये जारी किया जाता है, और ऑस्ट्रिया का वियना जो है ये रहने योग्य शहर है। साथ ही साथ जो सीरिया है, सीरिया जो है सबसे बुरी स्थिति, यहाँ रहने लायक बिल्कुल स्थिति नहीं है। तो अब समझो लिस्ट कंफर्टेबल वाली सिटी है। साथ ही सीरिया के बारे में इतना तो याद होगा कि ये हमेशा ऐसा क्यों है, ऐसा रीजन है कि ये हमेशा सिविल वार में उलझा रहता है, और सिविल वार में उलझा रहने के कारण ही यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए ना तो शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो पाया। क्लियर, तो ये तो चलो फैक्ट है, आसान फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को लेकर के। अब ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जब हमने घटनासार की थी तो वहां बहुत अच्छे से किया था कि ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स भी इसके द्वारा, जेंडर गैप इंडेक्स भी इसके द्वारा जारी किया जाता है। अब आपको और बताना है, और कौन सा वहां पर बताया था रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। देखो यार भैया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा तीन तो मैंने बता दी, एनर्जी ट्रांजिशन बता दिया, ट्रेवल एंड टूरिज्म बता दिया, जेंडर गैप बता दिया। एक की चर्चा देखो मैंने शुरू में की थी, कौन सा है, और आपको अगर ध्यान है तो ठीक है कमेंट बॉक्स में बता दो, नहीं ध्यान है तो जाकर के घटनासार वाला अच्छे से देख लेना, नहीं तो अभी यहीं पर आएगा, उसकी चर्चा होगी, तब भी आसानी से तैयार हो जाएगा। लेकिन याद करो, यहीं पर वीडियो को पॉज करके आपको कमेंट करना है कि और कौन सा है जो मैं नहीं बता रहा हूं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। अब एनर्जी ट्रांजेक्शन वाला हमने देखा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। पहली रैंक देखते हैं, तो पहली रैंक देखो यहाँ पर स्वीडन की है,
भारत की क्या रैंक है भैया, भारत की 63वीं रैंक है। ठीक, क्लियर, ध्यान से समझना, यहाँ जानने वाली यही चीज है कि जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, यहाँ पर भारत की रैंक क्या है। भारत की रैंक देखो, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ऐसे समझो, विजुलाइज करो, ऐसे तो याद ही करोगे, विजुलाइज करो तो ई एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स आपने लिखा तो एनर्जी का ई बनाया और आगे 6 बना दिया, है ना, आगे 6 बनाया तो ये क्या दिख रहा है लिखा हुआ है, इसको सीधा कर लो, है ना, ये मिरर है, ये 3 की तरह है कि नहीं है, तो यही भारत की रैंक है 63वीं। बस केवल याद करने के लिए फर्जी तरीका है, लेकिन फर्जी तरीके से आपको एग्जाम में कम से कम वहां पर कुछ तो याद आएगा, है ना, इतनी सारी रैंक्स हैं, इतनी सारी रैंक करते करते दिमाग का दही हो जाएगा, और दही ना हो इसलिए कुछ कुछ मजेदार तरीके बनाते चलेंगे, तो वो एग्जाम में एटलीस्ट आपको याद रहे। नवाचार में जैसे ही 4 के आगे 0 लगाओगे तुरंत याद आ जाएगा, भैया ये पिछले साल की थी, इस साल 39 हो गई। अब जैसे ही एनर्जी का ई लिखोगे, ई से 3 आ जाएगा, आगे 6 लिखा था हमने, ऐसे क्लियर याद आ जाएगा वहां पर। ये विजुअलाइजेशन भी थोड़ा ऐसा होता है कि जिससे हमें वहां एटलीस्ट याद आ जाए। और फिर यहाँ टॉप किसने किया है, स्वीडन ने किया है। कुछ कुछ चीजें याद करते चलना, ठीक है, आगे बढ़े। आगे है जैसे विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, देखो आ गया वर्ल्ड जो कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है, यहाँ रैंकिंग दिया हुआ है, शुरू में समझाया था कि आईएमडी पर आओगे तो वहां पर रैंकिंग वाला आपको देखना है, और जब भी आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर आओगे तो वहां ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स देखना है, क्लियर। जब कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आएगा तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करेगा, वहीं जब ग्लोबल, यहां पर वर्ल्ड समझ लो, कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है, कॉम्पिटिटिवनेस दोनों जगह पर है, एक जगह पर रैंकिंग है वहां आईएमडी है, एक जगह पर देखो इंडेक्स है वहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, क्लियर। तो अब देखो यहाँ आईएमडी का हम देखने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिवनेस जो रैंकिंग। अब कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में टॉप किया है सिंगापुर ने, और टॉप करने के साथ भारत का रैंक देखो यहाँ पर 39 है। ठीक, भारत की रैंक वही है जो नवाचार में है कॉम्पिटिटिवनेस में, क्लियर। जितना बढ़िया नवाचार उतनी बढ़िया कॉम्पिटिटिव, उतनी बढ़िया प्रतिस्पर्धा, वैसे से याद रखो, जो देश जितना बढ़िया नवाचार में काम करेगा वैसे ही प्रतिस्पर्धा होगी वहां पर, तो ऐसे याद कर लेना है, दोनों की रैंक 39 ही है। ठीक, अब आते हैं अगली रिपोर्ट पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। सबसे ज्यादा देखो सतत विकास लक्ष्य, एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। फेवरेट क्वेश्चन के साथ पर वैश्विक स्तर पर भी अगर कोई रिपोर्ट आती है एसडीजी से जुड़ी हुई, या भारत में कोई इंडेक्स आता है एसडीजी से जुड़ा हुआ, उसको बहुत अच्छे से करना है ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है वहां पर, बहुत बढ़िया से कर लेना है, बढ़िया से, इतने बढ़िया से करेंगे कि इसके बाद फिर कोई गलत नहीं होगा क्वेश्चन। अब जैसे एसडीजी रिपोर्ट देखेंगे तो एसडीजी रिपोर्ट जो है यूएनएसडीएसएन यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपका सोल्यूशन नेटवर्क है, यूएन बॉडी है आपका, और यूएन बॉडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपका ये सोल्यूशन नेटवर्क है, इसके द्वारा ही ये जारी किया जाता है एसडीजी रिपोर्ट को। अब ये एसडीजी रिपोर्ट्स का शीर्षक अगर पूछ देगा आपसे तो बताना है एसडीजी और भविष्य का यूएन शिखर, यानी कि द एसडीजी एंड द यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर। बस ये यहां से इतना डेटा इंपॉर्टेंट है याद रखना। बाकी एसडीजी क्या है, एमडीजी क्या है, इसके पहले अगर आपको और डिटेल से सतत विकास लक्ष्य के बारे में समझना है, पूरे 17 के 17 याद करने हैं, तो जाकर के इन्वायरमेंट सेक्टर में जाना, इन्वायरमेंट प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट में इन्वायरमेंट का जो लास्ट वीडियो है ना, वो सतत विकास लक्ष्य पर ही है पूरा, वो अच्छे से देख लेना, 40 मिनट का वीडियो है, फिर इससे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब ये करंट का क्वेश्चन यहां से सही कर लेंगे हम, तो इस पर जो रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट में देखो जो टॉप 3 याद रखने हैं आपको, टॉप 3 श्योर याद रखना 100%। क्यों याद रखना है, देखो पहला है आपका फिनलैंड, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है डेनमार्क। अब इनकी आ जाओ लोकेशन देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्यों में या जितने भी आपके प्रोग्रेसिव इंडेक्स हैं, ज्यादातर स्कैंडिनेवियन कंट्री आपने देखा होगा यही टॉप करते हैं, कहीं नॉर्वे, कहीं स्वीडन, कहीं डेनमार्क, कहीं फिनलैंड, यही आता है टॉप पे। तो अब इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, इसके बारे में जो जो जानकारी हो सकती है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो आ जाओ, यहाँ पर देखो मैप लगा करके आपको बता देते हैं। ठीक, एक मैप लगा लिया है इसीलिए स्कैंडिनेवियन का। अब समझो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। ये आपको दिख रहा है नॉर्वे, ये दिख रहा होगा स्वीडन, और ये फिनलैंड दिख रहा होगा, इधर रशिया का क्षेत्र है देखो ईस्ट में। अब रशिया से ही लगा हुआ है भैया ये फिनलैंड। अब फिनलैंड नहीं टॉप किया है, फिनलैंड से ही बोला था अगर तुमने नाटो की सदस्यता ले ली ना, जब यूक्रेन के साथ में विवाद हुआ था रूस का, बोला अगर तुमने भैया ले ली तो तुम जो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो सबसे टॉप पे दिखाई देते हो ना, सबसे ज्यादा दुखी कर दूंगा तुम्हें। मतलब ऐसा करके ये आप याद रख सकते हो कि हैप्पीनेस इंडेक्स में यही फिनलैंड है, जिसको हम फिनलैंड को फिनलैंड पढ़ते हैं, अभी आगे आएगा। चलो अभी समझते हैं हम नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और यहाँ डेनमार्क है, और इस साइड में यहीं पर थोड़ा सा मैप नहीं है, यहीं पर आइसलैंड है। क्या नाम है भाई, आइसलैंड, ये भी आएगा कई इंडेक्सेस में, देखो ये भी टॉप करेगा रैंक में। नॉर्वे भी दिखेगा, स्वीडन है, फिनलैंड है। अब यहाँ पर पहली रैंक किसकी है भाई, एसडीजी रिपोर्ट में इसी फिनलैंड की पहली रैंक है। सतत विकास जो रिपोर्ट आई है, यूएनएसडीएसएन की जो रिपोर्ट आई है, उसमें पहली रैंक फिनलैंड, इसी फिनलैंड की है। दूसरी भैया इससे वेस्ट की ओर आगे बढ़ोगे तो दूसरा जो रैंक है वो स्वीडन का है, ध्यान से समझना। तीसरा रैंक देखो नॉर्वे का नहीं है, बस यही गलती करा देगा। टॉप 3 आपसे क्या दे देगा, आपसे टॉप 3 दे देगा नॉर्वे तीसरा, बताना है नहीं भैया नॉर्वे नहीं है, तीसरे स्थान पर ये डेनमार्क है ना, ये डेनमार्क जो है ये तीसरे स्थान पर है, क्लियर।
तो पहले स्थान पर भाई फिनलैंड, दूसरे पर स्वीडन, तीसरे पे डेनमार्क, नॉट नॉर्वे। क्लियर हो गया? तो ये टॉप 3 बताने का इसीलिए उद्देश्य था कि गलती कहां पर कराएगा। अब आ जाओ एक एक करके, स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन से बोले जाते हैं ये समझो। स्कैंडिनेवियन कंट्री जो होते हैं ये नॉर्वे, स्वीडन और नीचे ये डेनमार्क दिख रहा है ना, यही 3 है। कौन से 3 भैया? ये आपका ये नॉर्वे, दूसरा ये स्वीडन और तीसरा ये डेनमार्क। क्लियर? ये 3 ही है जो स्कैंडिनेवियन में आते हैं। फिर ये फिनलैंड, आइसलैंड क्या है? देखो फिनलैंड, ये फिनलैंड हो गया और इधर आपका आइसलैंड जो है, इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो वो नॉर्डिक कंट्री कहलाते हैं। तो यहां से समझ में आया नॉर्वे, स्वीडन और आपका डेनमार्क, ये तीनों मिलकर के कहलाते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। ठीक? स्कैंडिनिया या स्कैनिया ऐसे करके स्वीडन को बोला जाता था, ठीक, स्वीडन के क्षेत्र को। अब यहीं पर स्कैनिया से स्कैंडिनेवियन कंट्री बोले जाने लगे, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। अब इसी में भैया आपका आइसलैंड और फिनलैंड, ये दोनों और जुड़ जाएंगे तो ये पांचों देश क्या कहलाते हैं? ये पांचों देश ही आपके नॉर्डिक, नॉर्डिक का मतलब होता है नॉर्थ के कंट्री, ठीक है, उत्तर के कंट्री। तो नॉर्डिक कंट्री इन 5 देशों को बोला जाता है। अब कभी भी स्कैंडिनेवियन लिखा होगा या नॉर्डिक लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होगे ना, एकदम आप एकदम श्योर एकदम समझ लेना, यहाँ पर लोकेशन दिखा करके बताया गया है। साथ ही इनकी कैपिटल भी याद होनी चाहिए कम से कम। देखो नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो है। आइसलैंड की क्या है भाई? रिजविक है। ठीक, ध्यान से सुनना और लिख लेना इसको, पांचों देश लिख लेना, उनकी कैपिटल लिख लेना। नॉर्वे की ओस्लो है, आइसलैंड की रिजविक है, डेनमार्क की देखो कोपेनहेगन है, स्वीडन की स्टॉकहोम है, ये भी खूब सुनते होगे, और फिनलैंड की हेलसिंकी है। और फिनलैंड के ही नीचे देखो ये जो है क्षेत्र, ये बाल्टिक सागर है। ध्यान से समझना, ये बाल्टिक सागर है और बाल्टिक सागर से ये 3 देश आपको दिख रहे हैं, ये 3 देश लगे हुए। ये 3 देश कौन से हैं? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इन तीनों देशों को बाल्टिक कंट्री बोला जाता है क्योंकि इसके वेस्ट में ये कौन सा सागर है? इसके वेस्ट में ये सागर है बाल्टिक सागर, बाल्टिक सी। इसलिए बाल्टिक सी से लगे हुए जो नीचे के देश हैं फिनलैंड के, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया ध्यान रखना, अभी एस्टोनिया की चर्चा आएगी इसलिए यहां पर दिखा दिया है। एस्टोनिया जो है भी हम जब इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है ना, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में ये कोई भी स्कैंडिनेवियन नजर नहीं आएंगे। वहां टॉप कौन करेगा? यही एस्टोनिया जो फिनलैंड के नीचे स्थित है, इसलिए इसकी लोकेशन दिखाई है। एक इंडेक्स का जो टॉप कंट्री है वो भी याद हो गया यहां से। क्लियर? अब आगे बढ़े। अब इसलिए यहां दिखाया गया था एसडीजी रिपोर्ट के बारे में, सोचा यहां क्यों ना पहले लोकेशन देख ली जाए, स्कैंडिनेवियन कंट्री देख ली जाए, नॉर्डिक कंट्री कौन सा होता है ये समझ लिया जाए। अब यहां भारत की रैंक देखो क्या है, भारत की रैंक यहां पर 109वीं है। क्या रैंक है भाई? 109। ये रैंक भी एकदम रट डालना, भारत की रैंक कितनी है? 109। ठीक, ये तो याद कर लेना है कतई भारत की रैंक को। एसडीजी रिपोर्ट में इंडिया की रैंक को कतई रट डालना है। और सबसे लास्ट यहाँ साउथ सूडान है। भले और किसी का साउथ लास्ट मत याद करो, लेकिन यहां पर एसडीजी जो रिपोर्ट आई है इसमें टॉप 3 याद कर लो। टॉप 3 हमने देख लिए। स्वीडन से आओगे, स्वीडन सॉरी फिनलैंड से आओगे, पहले फिनलैंड, फिर आपका क्या है? फिर भैया स्वीडन है, फिर नॉर्वे नहीं है, क्या है? डेनमार्क है। इसलिए लोकेशन में दिखाया यहाँ पर, तो एसडीजी में टॉप 3 हमें याद हो गए। फिर जो लास्ट है वो साउथ सूडान है, अफ्रीका में आपका मौजूद साउथ सूडान लास्ट है। भारत की रैंक क्या है भाई? भारत की रैंक है 109। एसडीजी रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है? 109 है। क्लियर? ये रिपोर्ट क्लियर? इस रिपोर्ट से जितना आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो समझ में आया, और क्या ट्रेंड रहता है पूछने का वो समझाकर ही ये पूरा रिपोर्ट आपको क्लियर किया गया है। आगे बढ़े। आगे है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी को लेकर के देखो मर्सर के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। जारी कौन करता है? मर्सर जारी करता है। बेसिकली यहाँ देखा जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि यहाँ रहने के लिए जो आपकी लागत है, उस लागत के आधार पर कितना कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा यहाँ पर रहना। तो इसके लिए सबसे जो आइडियल सिटी माना जाता है, इस मर्सर की रिपोर्ट में आइडियल सिटी न्यूयॉर्क को माना जाता है। यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेस पे न्यूयॉर्क सबसे शानदार शहर है, ऐसा ही मानकर चलते हैं। तो न्यूयॉर्क को बेस बनाते हैं ना, किसी शहर से तुलना करके ये लोग रिपोर्ट निकालते हैं, ये इंडेक्स निकालते हैं। तो न्यूयॉर्क को बेस बनाएंगे और इस बेस के आधार पर ये बताएंगे कि कौन सा सबसे महंगा शहर है और कौन सबसे सस्ता शहर है। दो चीजें हमें याद रखनी है, कौन सबसे महंगा, इनके हिसाब से हांगकांग जो है वो सबसे महंगा शहर है, और सबसे सस्ता शहर जो है अबुजा है। देखो अबुजा जो है ये नाइजीरिया में स्थित है, याद रखना अफ्रीका में नाइजीरिया है, और नाइजीरिया में ही ये सबसे सस्ते शहर के रूप में जाना जाता है। इसका नाम है अबुजा। सबसे महंगा शहर हांगकांग है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया भैया? हांगकांग याद रखना जरूरी है। और मर्सर की रिपोर्ट है ये, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो सिटी है, यानी कि कौन सी सिटी वहां पर रहना बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, तो उस आधार पर सबसे महंगा जो पड़ जाएगा किसी भी व्यक्ति के लिए हांगकांग पड़ जाएगा, और सबसे जो सस्ता पड़ेगा वो अबुजा पड़ेगा, नाइजीरिया में स्थित है। और बेस किस सिटी को बनाते हैं? ये न्यूयॉर्क को बनाते हैं। क्लियर हो गया? और भारत में देखो, भारत में जो है इनके अनुसार मुंबई की उन्होंने 136 रैंक दी हुई है, भारत के अनुसार यह सिटी टॉप की है। क्लियर? एक और देखो वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग दी हुई है, लेकिन ये जो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग है ये EIU के द्वारा जारी की जाती है, वो मर्सर की रिपोर्ट है। ध्यान से समझना,
क्वेश्चन पूछेगा EIU रिपोर्ट के अनुसार, अगर क्वेश्चन बनाकर पूछता है तो आपको ध्यान रखना है, तब बताना है सबसे जो महंगा शहर है वो ज्यूरिख है और सिंगापुर है। दो हैं, कौन कौन से? ज्यूरिख और सिंगापुर, दो हैं जो विश्व के सबसे महंगे शहर हैं। यहीं पर चाहो तो लिख लो। मर्सर के अनुसार, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाएगा नहीं, टफ नहीं बनाता है, सीधा पूछता है। मर्सर के अनुसार अगर सबसे महंगा कोई शहर है तो हांगकांग है, ठीक है, हांगकांग सबसे महंगा शहर है। वहीं अगर पूछा जाए EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU के अनुसार अगर सबसे महंगा है तो सिंगापुर है, प्लस आपका ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड में, ठीक है। सिंगापुर और ज्यूरिख सबसे महंगे शहर हैं, वहीं मर्सर के अनुसार सबसे महंगा हांगकांग है। और यही सबसे सस्ता अगर पूछा जाए इस मर्सर के अनुसार तो अबुजा है नाइजीरिया में, और यहां पर दमिश्क है। दमिश्क आप पहले भी पढ़ चुके हो कि दमिश्क सिविल वार के कारण ही ये सीरिया को जो दमिश्क शहर है ये सबसे सस्ता शहर में आता है। बस इतना डेटा इंपॉर्टेंट है, ये जो दुनिया भर की बातें दी हुई हैं, क्लियर। और इनके अनुसार भारत का देखो, अगर मर्सर के अनुसार भारत का देखा जाए तो आपका मुंबई आता है, ठीक है। भारत के अनुसार कौन है? मुंबई, इसने टॉप किया है। और वहीं EIU के अनुसार चेन्नई है। बस समझ गए, पूरा डेटा निकाल लिया, एक लाइन में दोनों के डेटा आ गए। बस इतना ही जरूरी है, इसको बार बार रटते रहो, है ना, इस डेटा को बार बार रट डालो, जो चीजें बहुत सारी याद कराने वाली हो याद कर ली जाएंगी। अब आते हैं लैंगिक अंतराल पर, ग्लोबल जेंडर गैप पर। देखो जेंडर गैप किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जो कंपिटिटिवनेस इंडेक्स हो गया, जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, है ना, जो एनर्जी ट्रांजेक्शन हो गया, सब तो अब याद हो गए, इतनी बार तो हमने चर्चा कर ली है। अब साला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पूछ कर देखे आयोग, है ना, देखे कैसे गलत होता है, इतनी बार हमने रिपीट कर लिया है। अगर एक ही एक बार भी वीडियो देख रहे होगे ना तो कई बार रिवाइज हो गई हैं चीजें। अब ये देखो, ये जेंडर गैप जो रिपोर्ट है ना, ये तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी कर देता है। यहां पूछा जाएगा कि भारत की रैंक क्या है, बहुत आसान, वहां याद करो कैसे याद किया था, मेल फीमेल, याद आया कि नहीं? मेल फीमेल के साथ में हमने याद किया था। देखो मेल को हमने 1 दिया, फीमेल को 2 दिया। बोले लास्ट ईयर क्या था, यहां समझना, लास्ट ईयर जो थे ये 7-7 थे, ठीक, लास्ट ईयर ये 7-7 थे। अब 2024 में क्या होता है? बोले 2024 में 7 है, बोले नो, तो 7-7 से हमने 7 लिखा था, याद है कि नहीं? 7-7 से 7 लिखा था, तो लास्ट ईयर की रैंक क्या थी भैया? 127 थी। अब बोले इस साल, बोले इस साल मेल और फीमेल 7-7 है, बोले नहीं, नो, नो मतलब 9 हमने लिखा था, तो इस साल की रैंक क्या है भैया? 129 है। तो रैंक में गिरावट आई है, जब 7-7 नहीं रहेंगे, गैप बढ़ेगा तो रैंक में गिरावट आएगी कि नहीं आएगी? ये केवल निमोनिक है, ये केवल एक मजेदार तरीका है कि रैंक हमें याद रहे कम से कम, है ना, जेंडर गैप की। तो 1 to 7 जो है लास्ट ईयर थी, इस बार रैंक में गिरावट आई है, एक साथ 1 और 2, एक मेल के लिए दिया हमने, 2 फीमेल के लिए, केवल अपने याद रखने के लिए बनाया तरीका। तो इस तरीके से हमें याद है, हमने घटनासार किया था तो इसको बनाया था। अब ये रिवाइज हो गया आपका, अगर अच्छे से रिवीजन चल रहा होगा तो एकदम मजा आ रहा होगा, नहीं रिवीजन चल रहा होगा तो नया नया लग रहा होगा। अब यहाँ पर क्या किया था? आइस, है ना, जहां पर देखो आइस होगी, बहुत ज्यादा आइस होगी, बर्फ ही बर्फ होगी, वहां पर क्या होगा? एकदम शांति होगी कि नहीं होगी? और वहां पर शांति होगी, तो बोले वहां पर शांति के साथ में देखो, यहां पर समझो, यहां पर बहुत शांति होगी, जहां पर आइस बहुत ज्यादा होगी, तो पीस इंडेक्स निकल कर आया। यहीं से पीस इंडेक्स में आइस होगी तो आइसलैंड निकल कर आ गया। स्कैंडिनेवियन कंट्री दिखाने का यही मतलब था, बहुत जगहों पर टॉप करेंगे, लेकिन अब टॉप कौन कर रहा है? वहां नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड सब दे देगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसके लिए निमोनिक बनाई जाती है। तो देखो जहां पर बहुत ज्यादा आइस ही आइस होगी, एकदम सन्नाटा रहेगा एकदम, तो वहां पीस होगी, तो पीस से हमने याद किया यहाँ शांति। शांति के संदर्भ में, पीस इंडेक्स के संदर्भ में टॉप कौन करेगा? आइसलैंड करेगा। बोले यार बहुत ज्यादा शांति है, देखो पर्सनल नहीं लेना है, बहुत ज्यादा शांति है तो सीधी सी बात है महिलाएं वहां पर शांत होंगी, ठीक। अब महिलाएं शांत होंगी मतलब जो जेंडर गैप है ना, जेंडर गैप वहां पर कम होगा, क्लियर। तो जेंडर गैप वहां पर कम होगा तभी महिलाएं शांत होंगी, अगर भेदभाव होगा तो महिलाएं अपने अधिकारों की आवाज उठाएंगी, इसलिए कह रहा था, ठीक है। तो देखो जेंडर गैप यहां पर कम होगा, तो कम कहां पर होगा? इसी आइसलैंड में ही कम होगा। दोनों को जोड़कर याद किया, पीस इंडेक्स में भी आइसलैंड टॉप करेगा, जेंडर गैप में भी आइसलैंड टॉप करेगा। जेंडर गैप के मामले में 127 थी, इस बार कितनी हो गई है रैंक? भारत की 129 हो गई है। ये जरूरी वाली बातें थी, हमने याद कर लिया। अब पीस इंडेक्स पर आते हैं, अगला ही पीस इंडेक्स दिया है। पीस इंडेक्स में टॉप याद हो गया हमें, टॉप पे कौन है भाई? टॉप पे अभी याद किया आइसलैंड यार। और भारत की रैंक क्या है इसमें? पीस इंडेक्स में देखो, पीस इंडेक्स में भारत की रैंक है 116। अब पीस इंडेक्स में लास्ट वाला याद रखना भी बहुत आसान है, क्या नाम है? यमन। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा अशांत क्या रहता है? बोले सबसे ज्यादा अशांत रहता है मालिक हमारा मन, ठीक है। हमारा मन अगर अशांत रहता है सबसे ज्यादा, तो मन से याद कर लिया यमन, ठीक है। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? देखो सबसे ज्यादा मन अशांत रहता है तो मन से याद हुआ यमन, तो सबसे ज्यादा अशांत देश कौन सा है पीस इंडेक्स के तहत? बोले यमन, बहुत आसानी से याद हो गया। भारत की रैंक क्या है भाई? 116, ये रट डालना पीस के मामले में। पीस के मामले में क्या है? 116 है हमारी रैंक, जो है भारत की रैंक कितनी है? 116 है। आगे बढ़ते हैं, अब अगले पर जाते हैं। तो देखो संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य, चलो एक काम करते हैं ना, इसको अभी यही रखते हैं क्योंकि इंडेक्स वाला मामला है, इंडेक्स वाला मामला इतनी आसानी से देखो डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो चलो कर ही लेते हैं। अच्छा अभी और आगे करते हैं।
देखो संयुक्त राष्ट्र में क्या हुआ है, 5 स्थायी सदस्य नए जुड़े हुए हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? डेनमार्क है, ग्रीस है, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। इसका क्या करो आप कोड बना लो, जीडी, ऐसे बनाओ कोड आप, पीडीपी और आप क्या बना सकते हो, जीएस। ठीक है, पी का मतलब क्या है, पाकिस्तान है, डी का मतलब है आपका डेनमार्क है, और एक पी का मतलब पनामा है, और जी का मतलब क्या है भैया, ग्रीस है, एस का मतलब सोमालिया है। तो यहां कोड मिला, बस कोड ही बना के याद रख लेना, है ना, ज्यादातर याद कैसे करोगे, पीडीपी जीएस। तो पीडीपी जीएस हमारे पास कोड है। यही 5 सदस्य हैं जो अस्थायी सदस्य के रूप में, ये पता है कि नहीं, यूनाइटेड नेशन जो आपकी महासभा है, ये समझो संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसका 78वां सत्र है, ये 78 सेशन है। यहां पर इसकी महासभा में 10 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 साल में बदलते रहते हैं, और 5 इसके स्थायी सदस्य होते हैं। पता है कि नहीं, ये बात पता है ना। 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। इन 10 अस्थायी सदस्यों में से ही 5 जो है इस वर्ष चेंज हुए हैं, और नए 5 कौन से आए हैं, नए जो 5 आए हैं, यही करंट की न्यूज है, वो है आपका पीडीपी जीएस। क्लियर, तो ये इसलिए याद कराया था। आगे बढ़े, अगला भैया सूचकांक इंडेक्स कौन सा है, पर्यावरण प्रदर्शन, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस। ये पहले ही बता दिया था, इन्वायरमेंट का परफॉर्मेंस जो इंडेक्स रहेगा ना, इसमें स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं दिखेगा। कौन सा कंट्री दिख रहा है, एस्टोनिया, वहां दिखाया था, नॉर्वे, ध्यान करो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और फिनलैंड के ही नीचे था बाल्टिक सागर था, और यही बाल्टिक कंट्री था जिसका नाम था एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये 3 थे। ये 3 देखो बाल्टिक शहर थे, बाल्टिक देश थे, सॉरी। अब बाल्टिक देश में सबसे ऊपर एस्टोनिया था। यही एस्टोनिया है जिसने इस बार इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप किया है। क्लियर, एस्टोनिया ने टॉप किया है। ये हो जाता है हमारे लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि लास्ट ईयर कौन सा था, डेनमार्क था, इस बार डेनमार्क नहीं आया है। कौन आ गया भैया, एस्टोनिया आ गया पहले स्थान पर। ये जरूरी है। और भारत के लिए क्यों जरूरी है, देखो भारत जो है इस इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में, यानी कि पर्यावरण में परफॉर्मेंस के मामले में हम सबसे लास्ट थे, पिछली बार सबसे आखिरी थे, बहुत क्रिटिसाइज किया गया था यहाँ पर, भारत के द्वारा भी सूचकांक को माना नहीं गया था। तो थोड़ा सुधार करते हुए 4 लोगों ने जब बोला उनसे, तो 4 लोगों ने, क्यों बताया जा रहा है 4 लोगों ने, अभी याद आएगा, जब 4 लोगों ने बोला उनसे तो बोले चलो 4 लोगों की बात मानते हैं और इसीलिए 4 रैंक तुम्हारी घटा देते हैं। तो भारत की रैंक इस वर्ष कितनी है, 176 रैंक है। ठीक, भारत की रैंक इस वर्ष कितनी है, 176। लास्ट ईयर कितनी थी, 180 थी। 4 लोगों ने जब बोला तो एक एक आदमी की एक एक बात मान के 4 रैंक घटा दी गई, तो 176 कर दी गई। ऐसा किया नहीं है, केवल याद रखने के लिए आपको बताया जा रहा है, तो ज्यादा सीरियस मत ले लेना कि भाई 4 लोगों ने बोला होगा तभी ऐसा किया गया होगा। ठीक है, अगली भाई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। देखो क्यूएस जो है क्वार्टरली सीमेंट समझो, ये जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है अमेरिका बेस्ड देखो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ठीक है, अमेरिकन बेस्ड संस्थान होती है। तो ये जो रैंकिंग निकालती है, स्वाभाविक सी बात है, एक बात बताओ, जब अमेरिकन बेस्ड है तो कोई अमेरिका की यूनिवर्सिटी होगी जो टॉप करेगी, ऐसे भी आप लगा सकते हो कॉमन सेंस से। तो यहाँ एमआईटी, जो एमआईटी है यहाँ पर मैसाचुसेट्स जो है आपकी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसे एमआईटी बोलते हैं, तो ये एमआईटी जो है ये टॉप की है इसमें। जब भी देखो क्यूएस की आपकी रैंकिंग होगी तो क्यूएस को आपको समझ लेना है, ये अमेरिका बेस्ड जो आपकी, देखो क्वार्टरली सीमेंट से उसको नाम होता है, तो ये अमेरिका बेस्ड जब कोई संस्थान है तो ये रैंकिंग जब निकालेगी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में, तो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में टॉप कौन करेगा, टॉप कोई अमेरिकन ही करेगी। तो अमेरिकन में ही एमआईटी आपकी टॉप कर रही है, पहला रैंक है इसका। और भारत से देखो आईआईटी बॉम्बे है, यहां पर भारत से किसने, आईआईटी बॉम्बे ने 118वां स्थान आया है। टॉप में भी टॉप 100 में कहीं पर नहीं है, हम कहां पर हैं, 118वें स्थान पर हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है जानना। आगे बढ़े, अगली न्यूज है भाई ट्रेवल एंड टूरिज्म को। ट्रेवल एंड टूरिज्म का तो याद कतई जारी करता तो यार याद ही नहीं करना है। टॉप कौन किया था, ये घटनासार में पढ़ा था हमने, ट्रेवल करना भैया ऐसे याद किया था, कैसे याद किया था, ट्रेवल करना भैया, कहां पर पैसा है तो जाओ यूएसए, और नहीं माल है अगर तो जाओ माली, है ना, नहीं माल है तो जाओ माली। यानी कि ट्रेवल के मामले में सबसे टॉप किसने किया, यूएसए ने, और लास्ट कौन आया, माली। दोनों याद है कि नहीं याद है। और फिर बात करेंगे भारत की रैंक क्या भैया, यहाँ 39 भारत की भी है। तो भैया इनोवेशन के मामले में, कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में, और यहाँ पर ट्रेवल के मामले में, तीनों में भारत की रैंक क्या है, 39 बड़ी फेवरेट रैंक है इस बार की। 3 इंडेक्स देख लिए जहां पर भारत की रैंक 39 आ रही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मेमोरी ऑफ द रजिस्टर को लेकर के। यहां समझो बात को, मेमोरी ऑफ द रजिस्टर में यहां हमने पढ़ा हुआ था कि मेमोरी ऑफ द रजिस्टर में जो 20, इस बार होता क्या है, मेमोरी ऑफ द रजिस्टर में 20 यहां पर कृतियां जो है शामिल की गई। घटनासार में अच्छे से किया हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं, केवल इन ब्रीफ उसको समझ लो, थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। इस बार मेमोरी ऑफ रजिस्टर जो बैठक हुई कहां पर होती है, बैठक होती उलान बटोर मंगोलिया में। कहां भैया, मंगोलिया में, चाइना के ऊपर ही आपका मंगोलिया स्थित है। यहीं पर देखो उलान बटोर में बैठक होती है। मेमोरी ऑफ रजिस्टर के माध्यम से 20 जो कृतियां हैं वो शामिल की जाती हैं। इन 20 कृतियों में से पूछा जाएगा कि भारत की कितनी कृतियां शामिल हुई हैं इस मेमोरी ऑफ रजिस्टर में। तो इस मेमोरी ऑफ रजिस्टर में भारत की 3 है, रामचरितमानस है, पंचतंत्र है, तीसरी है सहृदय लोचन। ठीक,
इतना याद रखना है। 20 में से 3 जो है भारत की शामिल हुई हैं, पहली रामचरितमानस, दूसरी पंचतंत्र, तीसरी सहृदय लोचन। अगला इंडेक्स देखते हैं। अगला इंडेक्स है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब देखो यहां पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और डेमोक्रेसी इंडेक्स दोनों को याद करा देंगे, यही याद करा दूंगा साथ के साथ, बस ध्यान से सुनना और मजा आएगा पूरा। देखो यार, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेकर के अगर पहले भारत की हम रैंक याद कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजें और देखेंगे। प्रेस के बारे में आप क्या जानते हो? प्रेस के बारे में हम इतना जानते हैं भाई साहब कि प्रेस जो है चौथा स्तंभ बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? बोले हाँ। तो चौथा स्तंभ बोला जाता है, तो हम शुरू करेंगे एक से लिखना। हमने एक लिखा, अब बोले चौथा स्तंभ है तो 4 जोड़ दो इसमें। बोले एक में 4 जोड़ोगे कितना आएगा? 5 आएगा। बोले फिर से 4 जोड़ दो, है ना, चौथा स्तंभ फिर जोड़ दो, फिर 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 में 4 जोड़ोगे क्या आएगा? 9 आएगा। तो यही तो है भारत की रैंक, किसमें? प्रेस में, है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159 है। कैसे याद किया? बोले हमने एक लिखा और प्रेस चौथा स्तंभ है तो हमने +4 किया तो 5 लिखा और फिर +4 किया तो 9 लिखा। ये हो गई हमें रैंक याद। केवल याद रखने के लिए बता रहा हूं, ऐसे तरीके ना जब आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा ना, तो प्रेस से आपको कम से कम कीवर्ड तो पकड़ लोगे, वहां पर प्रेस पकड़ लोगे ना, और प्रेस के बारे में जानते हो ना, चौथा स्तंभ है। दूसरा क्या है भाई? डेमोक्रेसी इंडेक्स। अब डेमोक्रेसी इंडेक्स में किसी भी देश के लिए लोकतंत्र कहां बेहतर हो सकता है? जब वहां की प्रेस बेहतर काम करे, होता है कि नहीं? तो बोले जब वहां पर चौथा स्तंभ अच्छा काम करेगा तब वहां की डेमोक्रेसी बेहतर होगी। ठीक समझना, डेमोक्रेसी की कैसे अभी रैंक याद होती है। आप बताओगे कि डेमोक्रेसी किसी भी देश की तब अच्छी काम करेगी जब उसका चौथा स्तंभ जो है 1 नंबर का काम करे। ठीक, यही रैंक लिख दी मैंने बोलते ही बोलते। जब उस देश का चौथा स्तंभ जो है 1 नंबर का काम करे, यानी कि भारत की जो रैंक है डेमोक्रेसी के मामले में 41 है। ठीक, अब ये देखो, डेमोक्रेसी में आपकी 41 है और वही प्रेस में आपका 159 है। अब बात करते हैं आगे कि ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, यहां पर टॉप किसने किया है? तो नॉर्वे ने किया है। और डेमोक्रेसी में यहां क्यों एक साथ बताई गई दोनों? क्योंकि प्रेस फ्रीडम और डेमोक्रेसी ये दोनों एक साथ जोड़कर देखनी है। जहां प्रेस को फ्रीडम अच्छी होगी वहां पर डेमोक्रेसी की स्थिति भी अच्छी होगी। होगी कि नहीं होगी? तो इसी संदर्भ में जो प्रेस फ्रीडम में बेहतर कार्य कर रहा होगा, जहां अच्छा होगा, सबसे बेहतरीन प्रेस को स्वतंत्रता मिली होगी, वही डेमोक्रेसी में भी टॉप करेगा। तो दोनों जगहों पर कौन है भैया? नॉर्वे है। ऐसे याद रखना, जहां कोई ना रोवे, जहां कोई भी नागरिक ना रोवे। और कहां नहीं रोएगा? जहां भैया, कहां नहीं रोएगा? जहां प्रेस एकदम न्यूट्रल होकर काम करेगी और वहां डेमोक्रेसी बहुत अच्छी होगी, तो वहां के नागरिक क्यों रोएंगे भैया, है ना? ना रोवे। ना रोवे से याद हो गया नॉर्वे। ठीक, अब नॉर्वे हमने याद कर लिया, प्रेस फ्रीडम में टॉप कर रहा है, डेमोक्रेसी में टॉप कर रहा है। प्रेस फ्रीडम में इंडिया की जो रैंक है भैया 1 + 4 5 + 4 9 159। डेमोक्रेसी में भैया चौथा स्तंभ 1 नंबर काम कर रहा है तो 41। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ये भी याद हो गया। अब टाइम्स का हायर एजुकेशन देखो, ये क्या है? ये टाइम्स की मैगजीन है। टाइम्स की मैगजीन यूके बेस्ड है, समझो। वहां पर जो थी, हमने मैगजीन देखी थी, वहां पर अमेरिकन बेस्ड थी। अब जैसे क्यूएस की रैंकिंग जब आएगी यूनिवर्सिटी की, तो क्यूएस की जब यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ रही है तो ये समझो ये अमेरिकन बेस्ड है। और जब टाइम्स की अगर यूनिवर्सिटी रैंकिंग आएगी तो जानना वहां पर ये यूके बेस्ड है। तो कोई ना कोई यूके की ही यूनिवर्सिटी होगी जिसको ये रैंकिंग में टॉप पर लाएंगे। ठीक, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, गेस कर सकते हो। लेकिन यहां पर जो है टाइम्स की एशिया की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है। तो एशिया में इन्होंने बताया कि जापान में सबसे ज्यादा इसमें यूनिवर्सिटी शामिल की गई हैं, ये जो रैंकिंग, और फिर भारत की है दूसरे स्थान पर। 91 विश्वविद्यालय भारत के भी शामिल हुए हैं, लेकिन जो टॉप किया है ना वो शिहुआ है। याद रखना, टाइम्स में टॉप किया है शिहुआ ने, और भारत से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। दोनों याद करा दिए जाए, कभी नहीं भूलोगे। सुनना, ध्यान से देखना, इधर वीडियो के साथ याद करो। टाइम्स लिखा आपने, है ना, टाइम्स लिखा, और टाइम्स यहां पर याद रखना एशिया वाली है यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब टाइम्स में खत्म किससे हो रहा है? बोले एस से हो रहा है। टाइम्स एस से खत्म हो रहा है, तो एस से ही देखो दोनों याद हो जाएंगी। एस से बोले कैसे याद होंगी? एस से देखो, सिहुआ जो है वो भी एस से शुरू होती है, तो सिहुआ यूनिवर्सिटी जो चीन की है इसने टॉप किया है। और भारत की एस से साइंस वाली याद करो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बोले साइंस जो बेंगलोर की है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसने भारत की ओर से टॉप किया है। अगर पूछा जाए टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की ओर से टॉप किसने किया, तो यही जो टाइम्स है ना, इसका बस याद रखना एस। एस से ही दोनों याद हो जाएंगे। सिहुआ जिसने टॉप किया है चीन की है, और वही एस से भारत की साइंस है। टाइम्स के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछेगा तो आप गलत नहीं करोगे, है ना। वहां पर पेकिंग यूनिवर्सिटी भी दिया होगा, अब पेकिंग मत लगाना। क्यों नहीं? क्योंकि टाइम्स भैया एस है लास्ट में, हम एस वाली लगाएंगे, एस बोले तो सिहुआ वाली लगाएंगे। ऐसे आपका एक क्वेश्चन सही होगा, आंसर सही होना चाहिए, है कि नहीं। और भारत में देखो आईआईटी बॉम्बे दे देगा, है ना, आईआईटी कानपुर, इस तरीके से देगा, कंफ्यूज करेगा। लेकिन यहां भी याद रखना है, एस दिया हुआ था बोले तो साइंस वाली, एस बोले तो साइंस वाली, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लगाएंगे हम, और कोई नहीं लगाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया। अगली रिपोर्ट देखें, अगली भाई हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब देखो यार, हैप्पीनेस रिपोर्ट में क्या था? बोला था ना, हैप्पीनेस जब पढ़ना है तो इसको फनलैंड पढ़ना है। कैसे पढ़ना है भाई? फनलैंड के रूप में पढ़ना है, ध्यान समझना। तो इसको जब फनलैंड के रूप में पढ़ोगे तो फनलैंड नहीं फिनलैंड पढ़ना है, ठीक है।
फनलैंड या फिनलैंड या हैप्पीनेस सब एक जैसा ही होता है, तो इसलिए हैप्पीनेस में टॉप कौन कर रहा है, टॉप कर रहा है फिनलैंड। और लास्ट कौन है भाई, लास्ट अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की स्थिति इतनी खराब है, देखो तालिबान का साथ, तालिबान के हाथ में है वो, तो इसलिए इसकी सबसे अंतिम स्थिति है इसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में। और भारत की रैंक क्या है 1 to 6, तो 1 2 का 4 नहीं है, ज्यादा ही हैप्पी हो गए, 1 2 का 6 हो गया है, ठीक। तो मतलब याद रखना खाली ऐसे, तो 1 to 6 जो है यहाँ पर भारत की रैंकिंग है, कितनी रैंकिंग है 1 to 6, बोले 1 2 का 4 नहीं, 1 2 का 6 हो गया यहाँ पर भैया, 1 2 का 6 हो चुका है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो रैंकिंग है भारत की 126 है, टॉप पे फिनलैंड है और लास्ट अफगानिस्तान है। और देखो फ्रीडम जो शिखर समिट हुई है, जो इंटरनेशनल फ्रीडम, जो मतलब ये समझो कि प्रसन्नता को लेकर के शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है, कहां पर हुआ है बस इतना जरूरी है, लंदन में हुआ है। अब सिपरी की जो रिपोर्ट है, सिपरी की रिपोर्ट में क्या याद करना है, सिपरी की रिपोर्ट में केवल इतना याद करना है कि भैया एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री कौन से हैं, इंपोर्ट करने वाले कंट्री कौन से हैं, यही रिपोर्ट आई है। तो टॉप 3 याद रखना है, टॉप 3 कौन से हैं, सबसे ज्यादा अमेरिका, अमेरिकन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए वो एक्सपोर्ट करता है आर्म्स वगैरह का। फिर दूसरा स्थान किसका है, फ्रांस का है। तीसरा रूस का है। कहने को देखा जाए तो अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध, और इंपोर्ट के मामले में फ्रांस के साथ देखो राफेल नहीं छुपा है, और रूस तो सबसे बड़ा भागीदार है जहां से हम इंपोर्ट करते हैं आर्म्स वगैरह का, क्लियर। तो अमेरिका से संबंध सुधार रहे हैं, फ्रांस से, रूस से, और रूस भी सबसे ज्यादा जब एक्सपोर्ट ही करता है तो वो भी चाहेगा कि हमें एक अच्छी मार्केट मिले भारत, ठीक है। तो अमेरिका, फ्रांस और रूस ये टॉप 3 हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। अब बोले तो इंपोर्ट के मामले में, इंपोर्ट के मामले में भारत और सऊदी अरब, तीसरा कतर है, लेकिन सऊदी अरब को पीछे छोड़ करके भारत आगे पहुंच गया है। भारत टोटल जो इंपोर्ट होता है वैश्विक स्तर पर, उसमें अकेला 9.8% का योगदान रखता है, 10% अकेला ही है भारत जो इंपोर्ट करता है आर्म्स का, क्लियर। तो ये दोनों न्यूज समझ में आ गई, टॉप 3 हमें याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं याद रखना है। आगे बढ़े तो अंकोर वाट के बारे में दी हुई है न्यूज। अंकोर वाट को बोला गया है कि ये जो है 8वां अजूबा बन गया है। आप सभी को पता होगा कि विश्व में कितने अजूबे भैया, विश्व में 7 अजूबे हैं, फिर ये 8वां अजूबा कहां से आया। बेसिकली ये जो 8वें अजूबे का कॉन्सेप्ट होता है, ये माना जाता है कि जिसको 8वें अजूबे के रूप में यहाँ पर चिन्हित किया जाएगा, वो ये जो 7 अजूबे हैं ना, इनके समतुल्य, इनके समरूप ही वह भी सारी विशेषताएं रखता है। तो बस इसलिए महत्वपूर्ण है जो अंकोर वाट का मंदिर है, ये कहां पर है भैया, कंबोडिया में ये मंदिर है। और ये मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था, विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है, बस इतना याद रखो। तो ये अंकोर वाट का मंदिर क्लियर हुआ, ये 8वें अजूबे के रूप में कहां पर है, कंबोडिया में है। अब साउथ ईस्ट एशियन देखो ये नेशन आ गया, फिर से कंबोडिया, और कंबोडिया का अगर ध्यान से लोकेशन देखोगे तो थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, वेस्ट टू ईस्ट। टेक केयर वियतनाम बताया था कि नहीं बताया था ज्योग्राफी वाली क्लास में, टेक केयर वियतनाम बताया था। तो थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये वेस्ट टू ईस्ट जो है, ये कंट्रीज का, साउथ ईस्ट को नेशन है, इनका क्रम है पश्चिम से पूरब की ओर, ये लगाने के लिए आता है। तो टेक केयर वियतनाम याद रखना। टी मींस, टेक केयर क्या है, टी मींस क्या है, थाईलैंड, सी मींस क्या है, कंबोडिया, जिसका ही एक मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, जिसकी न्यूज है ये, और वी मतलब क्या है, वियतनाम है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे भैया क्या है, आगे स्वीडन से रिलेटेड है, नाटो का जो ये 32वां देश बना हुआ है। नाटो के बारे में क्या है जानते हो भाई, नाटो के बारे में क्या जानते हो, पहले तो नाटो समझ लो। देखो नाटो के बारे में जानना है तो अटलांटिक जानते हो कि नहीं, अटलांटिक महासागर के बारे में सुना है, एस आकार का जो महासागर है, तो अटलांटिक में ये देखो विषुवत रेखा के नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। तो विषुवत रेखा के नॉर्थ में जो अटलांटिक महासागर है, इसके चारों ओर, इसके परिधि में ही जो देश हैं, उनके द्वारा ही एक समूह बनाया गया जो कहलाया नॉर्थ अटलांटिक। इसीलिए नाम क्या है इसका, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इनके मध्य जो ट्रीटी होती है वही कहलाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये नाटो की स्थापना कब होती है, 1949 में होती है। इसका मुख्यालय कहां पर बनाया जाता है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय बनाया जाता है। ये फैक्चुअल नॉलेज है, ध्यान से समझते चलना। होता क्या है, ये सारे देशों के बीच समझौता हो गया जैसे, अब ये देशों के बीच जो समझौता हुआ, अब इन देश में से कोई भी राष्ट्र पर अगर अटैक किया जाएगा जो इस नाटो का भाग है, जिन्होंने इस नाटो पर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, ठीक है, तो अब नाटो में से किसी एक देश पर अगर हमला करता है कोई भी राष्ट्र, शत्रु राष्ट्र उसका, तो वो सारे के सारे नाटो राष्ट्रों पर हमला माना जाएगा, मिलकर के उसके ऊपर नाटो के राष्ट्र जो है अटैक करेंगे। ये है नाटो का कॉन्सेप्ट। अब विवाद कहां से हुआ, विवाद ये हुआ कि नाटो के अभी तक देखो 30 सदस्य थे, क्लियर, ध्यान से सुनना, कहानी पूरी एकदम याद हो जाएगा, कहानी की तरह एकदम समझो इसको, पूरी एकदम न्यूज जो है वो एकदम तैयार हो जाएगी। देखो नाटो के सदस्य अभी तक थे 30, अब 30 सदस्य रहते हैं, 31वां सदस्य बनने जा रहा होता है यूक्रेन, है ना, पता चलता है रूस को कि यार यूक्रेन नाटो की सदस्यता लेने वाला है, तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं, अगर रिसोर्सेस को लेकर के छुटकू पुटकू टाइप के अटैक करता रहता था वो, है ना, क्षेत्र पर आक्रमण करता रहता था रशिया, तो बोले यार ये चीजें हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि नाटो का सदस्य बनेगा तो इसका मतलब नाटो पर अटैक हो जाएगा अगर हम यूक्रेन पर कुछ करते हैं। तो इसी संदर्भ में ही रूस यूक्रेन का वार शुरू होता है। अब रूस यूक्रेन का वार शुरू हुआ,
कहानी यहाँ क्या है, कहानी है 32वां सदस्य। बोले अभी तक तो 30 सदस्य थे, तो रूस के ही बगल में ही था फिनलैंड, याद है, बोला था अगर तुमने नाटो की सदस्यता ली ना तो तुम्हें फिनलैंड से क्या बना देंगे हम, सबसे प्रसन्न से सबसे दुखी बना देंगे। और फिनलैंड के ही बगल में है स्वीडन। लोकेशन दिखाने का यही मतलब था। अभी लोकेशन दिखा दी है, सब ब्रेन में आपके बन रही होगी, है ना, मैप जब आपको दिखा दिया। तो अब क्या हुआ, अब बोले यार ये दबाव तो बना हुआ था, लेकिन अब रूस यूक्रेन बहुत लंबा टाइम हो गया, तो इनका भी मनोबल बढ़ा फिनलैंड का। तो फिनलैंड ने इसीलिए सदस्यता ले ली 31वें सदस्य के रूप में। तो नाटो का 31st जो मेंबर बना वो ये फिनलैंड बना, रूस के बगल वाला। अब बोले जब चाचा बगल वाले चाचा ने ले ली है तो स्वीडन बोला फिर हम काहे पीछे रहे। तो 32वें सदस्य के रूप में स्वीडन इसका सदस्य बनता है। करंट की न्यूज यही है कि नाटो का जो 32वां सदस्य बना है वो फिनलैंड बना है। इसके पहले जो 31वां बना, सॉरी 32वां जो बना है वो स्वीडन बना है। इसके पहले जो 31वां बना था वो आपने बता दिया कि ये फिनलैंड बना था। क्लियर, समझ में आ गया। 31 और 32वां सदस्य याद रखना है और नाटो की पूरी कहानी बताई है। इसके साथ ही आपको आज का वीडियो देखो 1 घंटे का हो गया है, इतना ही रखते हैं। डेली वीडियो करेंगे इसी तरीके से, और बताना कि इंडेक्स को लेकर के जो आपको निमोनिक्स बताए गए, मजेदार तरीके बताए गए, वो याद हुए कि नहीं याद हुए, है ना, मजा आया कि नहीं आया उसमें। बेसिकली क्या है ना, इंडेक्स बहुत टफ तो नहीं कहने का मतलब बहुत बोरिंग वाला पार्ट हो जाता है, रटने वाला हो जाता है। अब रटने वाली चीजों को यार अगर ट्रिक्स बना लो, निमोनिक्स बना लो, कुछ फर्जी वाले ऐसे आइडियाज दिमाग में, ये ज्यादा एक्सेप्ट करता है जल्दी। अब फर्जी वाले जैसे नवाचार का जीरो बना दिया हमने, है ना, अब जैसे प्रेस का हमने चौथे स्तंभ से, हमें पता है इतना तो ब्रेन हमारा जानता है, चौथे स्तंभ से हमने बता दिया डेमोक्रेसी बेहतर रहेगी, 4 स्तंभ जो 1 नंबर काम करे, और वही 4 जोड़ दोगे तो 159 हो गई हमारी प्रेस फ्रीडम में। ऐसे क्या है ना, इसको कई बार जब रिवीजन करोगे, पहली बार जब देखोगे तो मजा आएगा, दूसरी बार रिवाइज कर लोगे, तीसरी बार में आपको क्या होगा, यही सारे निमोनिक्स खुद याद हो जाएंगे। जब आप रिवाइज करोगे बैठ करके, बुक को जब रिवाइज करोगे ना तो याद आएगा, हाँ यार यहाँ पर ये चीज बताई गई थी। फिर जब क्वेश्चन आएगा ना तो 157, 158, 159, 160 ये ऑप्शन बनाए गए हैं, मान लो प्रेस फ्रीडम को लेकर के। अब किसके चांस ज्यादा है किसका सही होने का, बताओ। आपका ज्यादा है कि जो रटे बैठा है, कंफ्यूज हो जाएगा यार 157 पढ़ा था 58 पढ़ा था, लेकिन हमने देखा कि हमने 4 जोड़ के पढ़ा था, तो 159 ही हमेशा लगाएंगे हम, कभी गलत नहीं लगाएंगे। ये तय करेगा आपके रिवीजन पर, रिवीजन नहीं करोगे तो ये निमोनिक भूल जाओगे। इसीलिए आपका अब ये कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि इसका रिवीजन करो, इतनी बार रिवीजन करो एकदम रट जाए चीजें। ठीक है, तो आज का वीडियो खत्म करते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। और अगर मजा आया करे तो कमेंट मजेदार किया करो यार, एफर्ट डालने में तभी मजा और आता है जब कमेंट आपका मजेदार आता है। ठीक है, चलो फिर वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।